घबराहट, बेचैनी लगातार बने रहना, सांस का एकदम से फूलने लग जाना, या फिर शरीर में पसीना आना, अनयूजुअल पसीना आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, या कई बार नींद ना आना। इस तरह की समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं फ्रेंड, तो ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो आपके माइंड से रिलेट करती है। इसे कहते हैं एंजाइटी। और अगर आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं या एंजाइटी आपके शरीर में है, तो इसको सही समय पर जानना, डायग्नोसिस करना, इसके लक्षणों को पहचानना और इससे एहतियात करना, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं, प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं। यस, एंड साथ में ही इसका क्या उपचार है, क्या ट्रीटमेंट है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक पेज पर। और हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे, और आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी पे। अच्छा, इस टॉपिक को लेने के पीछे मेरा जो रीज़न था वो मैं आपको बता देती हूँ। रिसेंटली अभी मुझे 4 से 5 पेशेंट्स के कॉल आए एंड दे आर इन एंजाइटी। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब, हम एंजाइटी में हैं, हमें एक तरीके का डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, इसका क्या उपचार है, क्या ये ठीक नहीं होगा, और अगर ठीक होगा तो कितना टाइम लगेगा, और ये हो क्यों रहा है। इस तरीके की पेशेंट्स की जो कॉल है मुझे मिल रही है। सो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा एंड लाइक ज़रूर करिए, सो दैट जो भी लाइव वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो देखिए, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां पर पेशेंट का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रह जाता, जहां पर पेशेंट को ऐसे विचार आने लग जाते हैं या इस तरह से महसूस होने लग जाता है जैसे कि उसकी बॉडी, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। जहां पर कि सबसे पहले सिम्टम, सबसे प्राइमरी सिम्टम जो आता है वो है घबराहट। रूटीन वर्क कर रहे हैं आप, सारे काम आप जो करते थे वही कर रहे हैं, लेकिन एक कपकपाहट के साथ, ट्रेम्बलिंग जिसे कहते हैं, घबराहट बनी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सही फील नहीं हो रहा, अंदर से घबराहट या बेचैनी लग रही है, पहला। दूसरा, आपको लगता है आपका जो बॉडी है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कैसे? एग्जांपल समझिए, आप कोई काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क आप करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपका जो हैंड है वहां तक, लाइक आप राइटिंग करते हैं, आप बोर्ड पे लिखते हैं, आप कोई सामान है जिसे उठाते हैं, जब आप उसे लेते हो तो आपको लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। देयर इज ट्रेम्बलिंग एंड वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है। रूटीन वर्क से आप बहुत आधा आपका जो काम है वो हो जाता है, आपको लगता है काम नहीं कर पा रहे। तो पहला सिम्टम्स तो है जहां पे घबराहट लगती है, दूसरा है कमजोरी का लगना, एंड साथ ही साथ जिसे हम ट्रेम्बलिंग भी कहते हैं, वीकनेस, ट्रेम्बलिंग वीकनेस, और साथ में ही आपको कई बार सांस फूलने का प्रॉब्लम होने लग जाता है। ऐसा लगता है कितना थक गए। रूटीन वर्क जब आप करते हैं आपको लगता है कि जो मेरी सांस है वो रुक जाती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग या फिर स्लो ब्रीदिंग, ये सही तरीके से आप सांस नहीं ले सकते, जिसे हम डिफिकल्ट ब्रीदिंग कहते हैं। तो इस तरह की समस्या भी आपके सामने आती है जहाँ पे सांस भरने लग जाती है, जैसे कि लैशेस बांधना शुरू में एकदम से सांस आने लग जाए, रूटीन वर्क करते हुए सांस भरने लग जाए, ऐसा लगे क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। राइट, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। कई बार जब आप बेड में सोने जाते हैं तो आपको नींद ही नहीं आती, जिसे डिस्टर्ब स्लीप बोलते हैं, स्लीपलेसनेस बोलते हैं, या फिर कई बार नींद में बुरे बुरे सपने आते हैं, थॉटफुल ड्रीम रहती है, या फिर कह सकते हैं ड्रीम जो रहती है रात भर आपको ऐसा लगता है कि आप जग रहे थे और बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। इस तरह के कुछ ये सिम्टम है जो इनिशियली आपको फील होते हैं। इनके लक्षणों को 90% पेशेंट नहीं पहचान पाते। एंजाइटी जो है सही टाइम पे अगर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है इसकी, तो ये ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है फ्रेंड जहां पर बिना ट्रीटमेंट के काम नहीं होता, या फिर पेशेंट को साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ ही जाती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इनिशियली अगर हम बात करें, आपको एंजाइटी हो रही है और अगर आपने तुरंत इसे डायग्नोज कर लिया तो ये कंप्लीटली कंट्रोलेबल है, कंट्रोल हो जाती है और आप इससे पूरी तरीके से निजात पा जाते हैं। लेकिन अगर एंजाइटी लंबे समय से है और आप इसको समझ भी नहीं पाए, क्योंकि ऐसे सिम्टम है ये जिन्हें पेशेंट यूजुअली लेते हैं कि मुझे थकान हो रही है, शायद मैं गुस्सा ज्यादा करता हूं तो उसकी वजह से मुझे घबराहट, बेचैनी हो रही है, शायद मुझे बीपी है इस वजह से मुझे इस तरीके की नींद की समस्या हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप एंजाइटी में लंबे समय से हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, मोटापे का प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस, इनडाइजेशन, इस तरह की समस्या देखने मिल सकती है। एक पेशेंट ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, पेट पूरी तरीके से फूला रहता है, साथ में ही मुझे बेचैनी और घबराहट होती है। मेरी जो घबराहट है वो मुझे पेट में फील होती है, सारे समय मुझे पेट में ऐसा लगता है
कि जैसे कुछ घबराहट सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी है मेरे पेट में, और साथ में ही मुझे मोशन सही से क्लियर नहीं होते। एंजाइटी फेल्ट इन स्टमक, इस तरह के भी सिम्टम्स पेशेंट नरेट करते हैं। या कई बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डर बहुत ज्यादा लगता है, किसी काम को करने के पीछे मुझे डर बहुत लगता है। या फिर आपने ओसीडी के पेशेंट्स देखे होंगे जो रिपीटेटिव एक्शन करते हैं, एक ही काम को कई बार करना फॉर परफेक्शन, कि अरे ये सही से हो नहीं पाया, ये अभी तक अच्छे से नहीं हुआ, इसको थोड़ा और ऐसे करते हैं, उसी काम को कई बार करना, जिसे ओसीडी भी कहते हैं। और ये एंजाइटी का भी एक लक्षण है। ठीक है, इन लक्षणों को तो हमने समझ लिया, सही समय पर समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इन लक्षणों के आधार पर क्या इनका प्रिवेंशन हो सकता है और क्या उपचार है। अगर आपको प्राइमरी स्टेज में एंजाइटी हुई है और आपको पता चल गया है कि आप एंजाइटी के पेशेंट हैं इन लक्षणों के आधार पर, तो आपको इनिशियली अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना है, नथिंग एल्स। सबसे पहला सुधार आप देख लें कि जो एंजाइटी आपको हो रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेस हैं, क्या रीजंस हैं। उन रीजंस को हटाने की कोशिश करें। सबसे पहले रीजन हो सकता है कि आप ओवरवर्क्ड हो, ओवर थिंकर हो, आप ज्यादा सोचते हो, आप काम ज्यादा करते हो, हैवी लोड में रहते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ले रखी है और उसकी वजह से उस काम को करने में, उस परफॉर्मेंस को परफेक्शन के करने में आपका जो है इस तरह का बेचैनी और घबराहट की समस्या आपको हो गई है। तो सबसे पहले तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा लेट डाउन करें, कट कर दें, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है। ठीक है, अपना एक कार्य करने का तरीका है। अगर हम चाहें कि दुनिया के सारे काम हम ही कर लें तो ये इम्पॉसिबल है, और अगर उसको पॉसिबल बनाने की हम कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली ओवर थिंक करते हैं, कंटिन्यूअसली ओवर वर्क करते हैं, तो आपको एंजाइटी की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करें, जिसमें आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। या तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें सारी चीजें बताएं कि आपकी क्या रूटीन है, क्या लाइफस्टाइल है और किस तरीके से आप काम करते हैं। तो पहला ये लाइफस्टाइल चेंज करें। दूसरा, आप देखें कि आपके चारों तरफ या आपके घर का माहौल कैसा है। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है, नकारात्मकता ज्यादा है, फाइट्स होती हैं ज्यादा, कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा है, बात बात पे बात काटी जा रही है, आपके काम को लेकर के आप देखते हैं कि आपके परफॉर्मेंस पे, आपके काम पे फिंगर रेज की जाती है, या इस तरीके से उंगलियां उठाई जाती है और उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, या अपने काम को लेकर के आप बहुत ज्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं, तो आप इसके लिए काउंसलिंग भी ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप किसी से बात कर सकते हैं। राइट, किसी से बात करना सबसे उचित सोल्यूशन है। इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूं मैं। अगर इनिशियली आपको पता चल गया है कि एंजाइटी है, तो शेयरिंग इज अ बेस्ट वे कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड या जो भी आप डॉक्टर से, किसी से भी बात करके, चर्चा करके, उस विषय के बारे में डेली चर्चा करके आप अपने माइंड से उस बात को डेली निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर व्यक्ति लंबे समय से एंजाइटी में है, 6 महीने, साल भर, या मैंने कई बार देखा है कि पेशेंट 3-3 साल, 4-4 साल एंजाइटी में होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो एक ऐसी कंडीशन से सफर कर रहे हैं जिनमें उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुके होते हैं। पेशेंट को चक्कर आना, कमजोरी लगना, किसी काम में मन ना लगना, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड साथ ही साथ उनकी भूख पूरी खत्म हो जाती है या खत्म हो सकती है, जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, मुंह सूखना, साथ में ही शरीर में ताकत महसूस ना होना, ट्रेम्बलिंग बहुत ज्यादा होना किसी भी चीज को पकड़ने में, इस तरीके से हाथ जो है कांपता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था जस्ट अभी, कि आप अगर इस पेन को पकड़ रहे हैं, यू आर अ स्टूडेंट, टीचर एंड वॉट एवर, आप जब भी पेन का यूज करते हैं तो आप देखेंगे फ्रेंड कि आप पेन को सही तरीके से राइटिंग, एक जो स्ट्रेट वे में आप राइट करते हो वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस, कैसी वीकनेस है, ट्रेम्बलिंग वीकनेस। इस तरह के कई बार जो क्रॉनिक केसेस हैं, पुराने एंजाइटी के केसेस हैं, वो हमें देखने मिलते हैं। साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब सांस भराई बोलते बोलते, या जब भी हम कोई काम करने जाते हैं सांस पहले ही फूलने लग जाती है। तो इस तरीके की समस्या अगर है लंबे समय से, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी। यू नीड काउंसलिंग। वहां पर आपको फिर कुछ और हेल्प नहीं कर सकता। उसमें फिर जितने भी सपोर्टरी मतलब ऐसी चीजें जो आपको सपोर्ट करती हैं आपके लाइफ को बेटर बनाने में, वो हम सेकेंडरी रखते हैं। प्राइमरी हम रखते हैं साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग, जहां पर आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं, अपनी जो भी एंजाइटी की समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है आपको इतने दिनों से हो रही है, आप उनसे बात करते हैं, प्रॉपर सेशन चलते हैं आपके, और उसकी बेसिस पर डिस्कशन होते हैं, जहां पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। आपकी बात को पूर्णतः बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इंटरप्शन के, रुकावट के, और ना ही कोई सजेशन दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात को सुना जाता है फॉर मोर देन 20 मिनट और हाफ एन आवर।
उसके बाद ही आपसे आगे चल के चर्चा की जाती है और आपकी जो भी एंजाइटी का कारण है या जिस वजह से भी आप उस समस्या से जूझ रहे हैं उसका सल्यूशन आपको बताया जाता है और बहुत ही सिंपल शब्दों में बहुत ही साधारण तरीके से काउंसलिंग की जाती है, जहां पे मरीज को पूरी तरीके से आराम लगता है। उसे इतना पता चल जाता है कि उसकी ये जो बीमारी है पूर्णतः ठीक हो सकती है। उसको प्रॉपर तरीके से इस काउंसलिंग के द्वारा इस बात का पूरी तरीके से समझाया जाता है, इस बात को पूरी तरीके से रखा जाता है कि मरीज जिस समस्या से सफर कर रहा है, जैसे कि एंजाइटी, उससे वो पूरी तरीके से निजात पा सकता है, पहली चीज। दूसरा, पेशेंट के काउंसलिंग के दौरान ये भी चर्चा की जाती है कि जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं वो कब शुरू हुई, किस कारण से शुरू हुई है, उस कारण को समझ करके और उस पर ही डिस्कशन होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही लाइट फील होता है, रिलैक्स फील होता है और उस काउंसलिंग के दौरान ही मरीज की आधी समस्या सॉल्व होने लग जाती है। तो पहला है साइकोथेरेपी। दूसरा है अपनी लाइफ और डाइट्रिक चेंजेस आपको करना है। पहला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब प्राइमरी एंजाइटी होती है, जहां पे जस्ट शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है आपकी परेशानी की, बेचैनी की, वहां पर सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी की वजह से ही, उसी कारण से ही तो आपको ये तनाव, ये एंजाइटी, ये घबराहट, बेचैनी की समस्या हुई है। तो उस लाइफस्टाइल चेंज में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो बिगिनिंग है, डे की शुरुआत है, वो किस तरीके से होती है और एंड ऑफ द डे जब आप बेड में जाते हैं तो आप किस कंडीशन में रहते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, क्या आप कंप्लीटली थॉटफुल रहते हैं, सोच रहे हैं, विचार दिमाग में विचार जो है कंटिन्यूसली आ रहे हैं, क्या आप ओवर थिंकिंग में रहते हैं, ठीक है, क्या आप रेस्ट पोजीशन में भी ब्रेथलेसनेस फील करते हैं, सांस की समस्या आपको हो रही है, सांस कम आ रही है आपको। तो इस तरीके से आपके पूरे दिन का आकलन किया जाता है और उसकी बेसिस पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, आपके लिए साथ ही साथ मेडिटेशन या रिलैक्सेशन बिहेवियरल थेरेपीज दी जाती हैं आपको, जहां पे पेशेंट को एक शांत वातावरण में बिठा करके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, 4 से 5 प्रैक्टिसेस हैं, वो कराई जाती है। कन्वेंशनल थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, जहां पे पेशेंट को बहुत बहुत आराम लगता है। और आपको अपने लाइफस्टाइल में कोशिश ये करनी होती है कि आप ओवर थिंकिंग में ना जाएं, ठीक है। उसके सोल्यूशंस दिए जाते हैं। देखिए, कोई भी समस्या अगर है तो जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा आप उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है यू कैन ईजिली हैंडल एंड वर्कआउट दैट प्रॉब्लम, राइट। तो आपने सबसे पहले तो समस्या सॉल्व करने के लिए इस तरीके की लाइफस्टाइल थेरेपीज लें, जहां पे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, ये स्टार्ट करनी है। आपका जो रूटीन था, जो आपको स्ट्रेस देता है, उस रूटीन में थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे गाइड किया जाता है। तो सबसे पहला। दूसरा, साथ में ही आपको ध्यान देना है कि आपको अपने डाइट में चेंज करना है, खान पान में ऐसा बदलाव करना है जो हाईली न्यूट्रिशियस हो, मल्टीविटामिन रिच, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, स्प्राउट्स का सेवन बोला जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा करें। नट्स हो गए, कई तरह के सीड्स, बीज होते हैं जो आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन में और साथ ही साथ आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाने में, स्ट्रेंथनिंग करने में। तो डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप घर पे रहकर भी, जो भी मैंने भी एग्जांपल्स दिए, इन चीजों को ऐड करके एक आप थाली लें और उनमें इन चीजों को ऐड करें, जैसे कि सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड, साबुत अनाज, जिन्हें हम स्प्राउट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप इन चीजों को लेकर के साथ में सैलेड एंड ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, जैसे पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, देयर आर सो मेनी सीड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। उस थाली में पूरा एक 5 रेनबो या 7 रेनबो कलर्स क्रिएट किए जाते हैं और पेशेंट उस पर ही अपना डाइट जो है शुरू करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद जब आपका साइकोथेरेपी हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, डाइट्रिक चेंजेस हो गए, अब इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की जरूरत तभी पड़ती है जब पेशेंट एंजाइटी के दूसरे स्टेज में चला जाता है। प्राइमरी स्टेज में काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एंड डाइट्रिक चेंजेस से डेफिनेटली पेशेंट को पूरी तरीके से आराम लग जाता है। लेकिन अगर पेशेंट लंबे समय से इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और लक्षण बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, सिम्टम्स आर मोर प्रोमिनेंट, मोर वायलेंट, पेशेंट अपने ही कंट्रोल में नहीं है, उनके फैमिली का कहना है कि ये बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसकी एंजाइटी में पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट, कंट्रोल में ही नहीं रहता पेशेंट, जहां पर चेस्ट पेन होने लग जाता है, जो चेस्ट की मसल्स हैं कई बार स्पाज्मोटिक पेन जो है उन्हें फील होता है, साथ में उन्हें मसल में एकदम से टॉर्च फील होता है या मसल में कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, हाथ में कुछ पकड़ाओ
या सपोर्ट दो तो पेशेंट का हाथ पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है, इस लेवल की एंजाइटी भी होती है फ्रेंड्स। तो वहां पर पेशेंट को कंप्लीटली ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है, जो मेडिकेशन पार्ट में आता है। मेडिसिन की बात कर रही हूँ मैं, इसके पहले जितना कुछ बोला वो भी एक ट्रीटमेंट पार्ट ही है, जहां पे पेशेंट को कन्वेंशनल थेरेपी दे करके उसको क्योर करने की भरसक कोशिश की जाती है, जहां पे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब सेकेंडरी फेज में अगर आप हैं तो वहां पे ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करें एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो वी कैन टेक अ रूब्रिक एनजीएस और एंजाइटी। यहाँ पे हमें कई तरह की रेमेडीज मिलेंगी, साथ में उस रेमेडी में के साथ हमें ये देखना है कि पेशेंट की जो एंजाइटी है, जब आप हिस्ट्री लेते हो है ना, आप किसी पेशेंट के साथ कंसल्टेशन में रहते हो तो आपके पास पूरी हिस्ट्री होती है आपके पेशेंट की सफरिंग क्या है, कॉजेशन क्या है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, हर पेशेंट में डिफर करेंगे। एंजाइटी के सिम्टम्स सेम होते हैं ओके, लेकिन उनकी जो सेंसेशन है, उनकी फीलिंग है वो डिफरेंट होती है, उनके फिजिकल्स डिफरेंट होते हैं, उनके मेंटल्स एनी हाउ डिफरेंट होते हैं, सम हाउ डिफरेंट होते हैं। तो वहां पर हम पेशेंट की हिस्ट्री के बेसिस पर रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं। कुछ रेमेडीज हैं जो वंडरिंग बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं ऐसे पेशेंट में जो लंबे समय से एंजाइटी में है, जो क्लाउड्स होने पर, बादल हो गए वहां पे एंजाइटी हो रही है, अकेलेपन में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, या फिर क्राउड में, भीड़ में बहुत एंजाइटी होती है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट एकदम वायलेंट हो जाते हैं भीड़ पे, दे अवॉइड क्राउड, दे अवॉइड रश, की जहां भीड़ है मुझे नहीं जाना, जहां पार्टी हो रही है मुझे नहीं जाना, या फैमिली गैदरिंग हो रही है, 8-10 लोग फैमिली के बैठे हैं, कोई फैमिली फंक्शन हुआ, दे मोस्टली अवॉइड कि मुझे नहीं बैठना भाई, ये क्यों अलग थलग रह रहा है। तो एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट मोस्टली अवॉइड क्राउड, मोस्टली अवॉइड सोशल मीटिंग, बिकॉज उनको उस समय एंजाइटी और ज्यादा फील होती है जब वो अकेले होते हैं, व्हेन दे आर अलोन और दे आर इन देयर कंफर्ट प्लेस, तो वो ज्यादा बेटर फील करते हैं। तो अगर इस तरह की सोसाइटी एंजाइटी है, क्राउड एग्रावेशन है, वायलेंट बहुत ज्यादा है, तो एकोनाइट इनिशियल स्टेज में हेल्प करेगी। बट ऐसे पेशेंट जिनमें डैम्प हुआ है, वहां पे फॉस्फोरस बहुत बढ़िया हेल्प करती है। ऐसे पेशेंट जिनमें बिजनेस एम्बेरसमेंट हुए हैं, बिजनेस लॉसेस हुए हैं, मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा फेस किया है फ्रेंड ने, लॉसेस बहुत ज्यादा फेस किए हैं और उसके बाद एंजाइटी हो रही है, नक्स हेल्प करती है, साथ में हायो हेल्प करती है। साथ में अगर हम बात करें ऐसे पेशेंट जिनमें एंजाइटी में पेशेंट में चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है, चेस्ट पेन बहुत होने लग जाता है पेशेंट को, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत होती है, डकारें आती हैं, सांस फूलती है बहुत ज्यादा, जहाँ पे ब्रेथलेसनेस इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट कंप्लीट ब्रेथ ले ही नहीं पाते, एक जस्ट हाफ ब्रेथ उनकी नाक से लिया उन्होंने और वो आधे दूर तक पहुंचा और वापस आ जाता है। तो कंप्लीट वो ब्रेथ भी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन अच्छे से नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं हो पाती फिलिंग ऑफ गैस लंग्स में, और उसकी वजह से उनका जो आप देखेंगे सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल हमेशा कम रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ऑक्सीजन लेवल कम हो, चेस्ट पेन ज्यादा हो रहा हो, ब्रेथलेसनेस हो, साथ में बॉडी में कंट्रोल ही ना हो रहा हो, तो वहां पे जेलसीमियम काफी हद तक हेल्प करती है। सो देयर आर सो मैनी मेडिसिन। अगर हम देखें तो जैसे कि थंडर स्टॉर्म की बात करी, बादल आ गए तो नेट्रम का, फॉस्फोरस मैंने आपको बताया ही आई थिंक। और एंजाइटी में हमारे पास मैनी मोर रेमेडीज है, मोर देन 20 मेडिसिन तो यहाँ पे बोरिक में दी गई है। सो किसी रेमेडी का अर्थ नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली मतलब ये कि पेशेंट को जो ये एंजाइटी की कंप्लेन है, अगर आपको इस तरीके से हो रही है, एक अवेयरनेस वीडियो है आपके लिए कि अगर इस तरीके की किसी भी समस्या से आप सफर कर रहे हो तो यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट। आप डॉक्टर से बात करिए, कंसल्टेशन लीजिए, इनिशियल स्टेज में है, कंप्लीटली आप इसको तुरंत अपने आप ठीक कर सकते हैं, किसी ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहां पर काउंसलिंग की, शेयरिंग की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको काफी हद तक हेल्प करता है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इस बीमारी से पूर्णतः निजात पा सकते हैं। और आज के टाइम पे एंजाइटी बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, कई सारे मेरे पेशेंट्स हैं और दे आर यंगस्टर्स, 20 से लेकर के 30 की एज में है और वो एंजाइटी में है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या अब तक ये कर नहीं पाया हूं, उसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। सो नथिंग टू वरीड अबाउट, हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, होम्योपैथी कैन हेल्प यू अलॉट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।